लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उपागम और उपागम में कल बात किया था परंपरागत उपागम की, और परंपरागत उपागम के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई क्योंकि वह सीमित था, वर्णनात्मक था और मूलतः संस्थात्मक था, खाली संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित रहा। इसलिए उसका खंडन किया गया और खंडन और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आधुनिक उपागम का विकास होता है। और उस आधुनिक उपागम के अंतर्गत जो सिद्धांत सबसे पहले आता है उसका नाम है राजनीतिक व्यवस्थावादी उपागम। और राजनीतिक व्यवस्थावादी उपागम मूलतः जीव विज्ञान के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसका तात्पर्य होता है कि किसी भी जीव के ऊपर उसके परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। इसलिए परिस्थिति और पर्यावरण के साथ समायोजन करके अपने निष्कर्ष को प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। ये शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम अगर कहा जाए तो जीव विज्ञान में व्यवस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अगर किसी के द्वारा किया गया तो उनका नाम था वॉन बर्टलेन्फी। बाद में यह विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत आया और टालकट पार्सन्स दुर्खेम के द्वारा इसका प्रयोग समाजशास्त्र में किया गया। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसका प्रयोग डेविड स्टन ने किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत इसका प्रयोग मार्टिन कॉपलान के द्वारा किया गया। और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्थावादी सिद्धांत का अनुप्रयोग किसी ने किया तो उनका नाम था चेस्टर बर्नार्ड। ये तो पूरा इतिहास था और इस इतिहास के आधार पर आपने यह बात समझा होगा कि यह सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत है। इसलिए इस व्यापक सिद्धांत को समझने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग इस बात को समझें कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को एक संपूर्ण परिदृश्य उसके विभिन्न घटकों के समानांतर ही हम जान सकते हैं। अगर विभिन्न घटकों का समानांतर और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है तो उसको हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कहते हैं। एक किताब लिखा डेविड स्टन ने और उस किताब का नाम था राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत उनके द्वारा बतलाया गया कि राजनीति विज्ञान वास्तव में सत्तात्मक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन होता है। इसलिए इस पर भी प्रश्न आपको पूछा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था को किस रूप में डेविड स्टन के द्वारा परिभाषित किया गया था, तो आपको बतलाना है कि यह आधिकारिक मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन के रूप में यह बात कहने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान आया आधुनिक उपागम परंपरावादी उपागम के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। क्योंकि परंपरावादी दृष्टिकोण संस्थात्मक था जबकि यह दृष्टिकोण व्यवस्था पर आधारित है। संस्थात्मक होने के कारण वह केवल राज्य सरकार और कानून का अध्ययन कर रहा था। आधुनिक उपागम अपने अध्ययन के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करता है। इसलिए हमको यह आता है कि राजनीतिक व्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है तो उसमें नाम आएगा डेविड स्टन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। डेविड स्टन के द्वारा यह प्रयोग किया गया है। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में आधुनिक उपागम को अपनाते हुए राजनीतिक व्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डेविड स्टन के द्वारा किया गया। इसमें दिया है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, डेविड स्टन ने।
और डेविड स्टन ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था सत्तात्मक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। यह सत्तात्मक मूल्यों का राजनीतिक व्यवस्था सत्तात्मक मूल्यों का यह सत्तात्मक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। यह सत्तात्मक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। यह बात कहा था किसने? डेविड स्टन के द्वारा इस बात को बतलाया गया कि राजनीतिक व्यवस्था सत्तात्मक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया था और राजनीतिक व्यवस्था शब्द के प्रयोग में जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रभाव रहा और जीव विज्ञान के प्रयोग का श्रेय व्यवस्थावादी सिद्धांत को जाता है। व्यवस्थावादी सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम वान बर्टलेन्फी के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर बात है कि आमंड और पावेल के द्वारा क्या कहा गया था। आमंड और पावेल के द्वारा इस संदर्भ में क्या कहा गया? आमंड और पावेल के द्वारा क्या कहा गया कि राजनीतिक व्यवस्था वैधानिक एवं भौतिक सत्ता का प्रयोग है। कहा गया कि राजनीतिक व्यवस्था वैधानिक एवं भौतिक सत्ता का प्रयोग है। रॉबर्ट डहल के द्वारा भी इसको परिभाषित किया गया है और कहा कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का वह स्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत नियंत्रण एवं प्रभाव शक्ति एवं सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में निहित होती है। देखिए बात यहाँ पर क्या रहा? बात यहाँ पर यह आता है कि डेविड स्टन ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब यह है कि परिस्थिति और वक्त में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था कोई स्थायी संकल्पना न होकर निरंतर गतिशील अवधारणा है और इसमें परिवर्तन देखा जाता है। इसलिए अगर हमको आता है कि राजनीतिक व्यवस्था गतिशील अवधारणा या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह बात किसके द्वारा कहा गया? तो आपको याद करना है कि यह बात डेविड स्टन के द्वारा कहा गया है। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था दो शब्दावली का प्रयोग पाया जाता है, एक राजनीतिक है और दूसरा व्यवस्था। व्यवस्था शब्द एक वैज्ञानिक शब्दावली है जिसका प्रयोग जीव विज्ञान के अंतर्गत वान बर्टलेन्फी के द्वारा किया गया था। यह व्यवस्था को अगर देखा जाए तो यह व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, इसलिए हमको आता है कि राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो डेविड स्टन ने। लेकिन अगर यह आता है कि व्यवस्था शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो जीव वैज्ञानिक वान बर्टलेन्फी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। वान बर्टलेन्फी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था जीव विज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि सर्वप्रथम यह देखा गया था कि जीव विज्ञान के अंतर्गत किसी भी जीव के ऊपर उसके पर्यावरण का, उसकी परिस्थिति का प्रभाव देखा जाता है। इसलिए वान बर्टलेन्फी के द्वारा सर्वप्रथम जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना करके इसका अध्ययन किया गया और राजनीति विज्ञान में इसको लाने का श्रेय जाता है डेविड स्टन को। इसीलिए कहा गया कि राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था डेविड स्टन ने। अब यहाँ पर बात क्या आया?
जीव विज्ञान के बाद में इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, यह प्रश्न भी आपको पूछा गया है। तो जीव विज्ञान के बाद में इसका सर्वप्रथम प्रयोग समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत किया गया और इसका प्रयोग 3 चिंतक मुख्य हैं। एक है टालकाट पार्सन्स, दूसरा है दुर्खेम और तीसरा है रेडक्लिफ ब्राउन। इसलिए तीनों बातों को आपको याद करना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसका प्रयोग भले ही डेविड ने किया, परंतु जीव विज्ञान के अंतर्गत इसका प्रयोग सर्वप्रथम वान बार्टलेन्फी के द्वारा किया गया था और जीव विज्ञान से प्रेरणा लेकर के समाजशास्त्र के अंतर्गत इसका प्रयोग टालकाट पार्सन्स के द्वारा, दुर्खेम के द्वारा और रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा किया गया था। व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद दो मोमेंट होता है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान के अध्ययन को प्राकृतिक विज्ञान के समान क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया और इस प्रयास के अंतर्गत डेविड स्टन की भूमिका निर्णायक मानी जाती है, क्योंकि डेविड स्टन के द्वारा व्यवहारवाद के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अध्ययन कैसे किया जाएगा, इसके विविध पक्षों और तत्वों का उनके द्वारा विश्लेषण किया गया था। डेविड स्टन के द्वारा पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक का लेखन किया गया। उनके द्वारा पॉलिटिकल सिस्टम नामक एक किताब को लिखा गया था, जो किताब लिखा गया 1953 ईस्वी में। इसलिए अगर हमको यह बात पूछा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग राजनीति विज्ञान के लिए किसके द्वारा किया गया, तो डेविड स्टन के द्वारा किया गया था और डेविड स्टन के द्वारा इसका प्रयोग करते हुए एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है पॉलिटिकल सिस्टम इन 1953 में। डेविड स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करके व्यवस्थावादी विश्लेषण की विस्तृत विवेचना किया और जब विस्तृत विवेचना करना स्टार्ट किया तो जीव विज्ञान के समान ही इसके विविध तत्वों की बात करना शुरू किया। इसलिए तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आधुनिक उपागम में जो सबसे पहले आता है वह व्यवस्थावादी पद्धति आता है और वह जीव विज्ञान पर आधारित है और जीव विज्ञान में वान बार्टलेन्फी के दृष्टिकोण पर आधारित है। समाजशास्त्र में टालकाट पार्सन्स, दुर्खेम और रेडक्लिफ ब्राउन के सिद्धांत पर आधारित है। इनके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का जब उल्लेख किया जा रहा है तब उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत डेविड स्टन के द्वारा उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत इस बात को देखा गया कि राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कुछ बातें जानना आवश्यक होता है। राजनीतिक व्यवस्था एक वह अवधारणा है जिसके संदर्भ में पाया जाता है कि कुछ बातें उसके अंतर्गत जाती हैं, जिसको निवेश या इनपुट कहा जाता है और इसमें दो बातें होती हैं, एक होता है मांग और दूसरा होता है समर्थन। राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष पर्यावरण से उठने वाली मांग को हम निवेश कहते हैं। निवेश के लिए दो बातों का पाया जाना आवश्यक है, एक को डिमांड कहते हैं और दूसरे को सपोर्ट कहते हैं। जिस डिमांड के जितना अधिक सपोर्ट होता है और राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा एक्सेप्ट करना उसको उतना ही आसान होता है। इसलिए आप पर्यावरण से उठने वाले विभिन्न प्रकार के मांगों को निवेश के रूप में जानते हैं। इसलिए आपको एक सवाल आता है जिसको कहा जाता है निवेश एवं निर्गत का सिद्धांत। तो आपको याद करना है कि
निवेश और निर्गत का सिद्धांत क्या होता है, इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट का सिद्धांत क्या होता है और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको लगाना है कि यह सिद्धांत डेविड स्टन के द्वारा दिया गया था। निवेश और निर्गत का सिद्धांत, इनपुट एंड आउटपुट का सिद्धांत दिया गया था, निवेश का सिद्धांत दिया गया था। हमको यह बात इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोगों को यह बात आता है कि डेविड स्टन के द्वारा अपने राजनीतिक व्यवस्थावादी सिद्धांत के प्रतिपादन में किन शब्दावलियों का प्रयोग किया है और वो शब्दावलियां पूर्णतः जीव विज्ञान के रूपांतरण के रूप में देखा जाता है। तो आपको यह बात जानना आवश्यक है, इसलिए निवेश आता है। निवेश के संदर्भ में एक होता है कि हर एक डिमांड या हर एक सपोर्ट या समर्थन यह राजनीतिक व्यवस्था के पास में नहीं जा पाता, बल्कि उसके पहले भी गेट कीपिंग होता है। मान लीजिए पर्यावरण के द्वारा अनेक प्रकार के मांगे रहती हैं और उन मांगों को राजनीतिक व्यवस्था के पास तक ले जाना है तो सारी मांगे नहीं जाती हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचने के लिए द्वार पर एक गेट कीपिंग लगा होता है जिसको छन्ना कहते हैं, और वह छन्ना उसको रोक देता है और कुछ मांगों को जो स्वीकार कर लेता है उसको निर्गत कहते हैं, उसको निर्गत कहा जाता है या उसको आउटपुट कहा जाता है कि यह स्वीकार कर लिया गया। और जो बातें स्वीकार नहीं की जाती है उसको फीडबैकिंग कहते हैं, उसको पुनर्निवेशन कहते हैं। यही बात डेविड स्टन के द्वारा कहा गया कि यह प्रक्रिया कंटिन्यू निरंतर चलती रहती है, इसीलिए कहा गया कि राजनीतिक व्यवस्था कोई स्थायी प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह हर समय गतिशील स्वरूप में देखा जाता है। तो आपको जो बात समझना है वह बात यह है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था है, पर्यावरण में राजनीतिक परिस्थिति है, सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था है। अब उसमें निवेश आता है। निवेश में दो बातें आती है, मांग और समर्थन। उसके बाद रहता है गेट कीपिंग या छन्ना, जो हर एक मांग को ना ओवरलोड होने से, राजनीतिक व्यवस्था को ओवरलोड होने से रोकता है, क्योंकि अगर सारी मांगे एक साथ राजनीतिक व्यवस्था के पास चली जाएंगी तो राजनीतिक व्यवस्था के टूट जाने का या उसको कोलैप्स होने का खतरा बना रहता है। इसलिए इसको बचाने के लिए गेट कीपिंग का पाया जाना आवश्यक होता है। इसके पश्चात इसको क्या कहते हैं, निर्गत। माने जब राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा नियम के रूप में, कानून के रूप में या अधिनियम के रूप में उसको एक्सेप्ट करके समाज में लागू कर दिया जाता है तो वह आउटपुट या निर्गत कहलाता है। इसलिए यहाँ लिखा है, आपको यह बात समझ लेना कि डेविड स्टन के द्वारा जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया उसमें निवेश या इनपुट आता है और यह मांग और समर्थन, इसके लिए दो बातें होती हैं, गेट कीपिंग होता है छन्ना, बाद में निर्गत और पुनर्निवेशन या पर्यावरण इसके अंतर्गत आते। इतनी बातें एक फ्लेक्सिबल इनपुट के रूप में आपको समझते रहना है, जिस पर आधारित सवाल आपको पूछा जाता है। देखिए, डेविड स्टन के द्वारा निवेश को किस रूप में समझाया गया। जो बातें अभी आपने देखा कि डेविड स्टन के द्वारा निवेश को किस रूप में समझाने का प्रयास किया गया है, जिस पर आधारित प्रश्न आपको पूछा जाता है। कहा कि पर्यावरण से बहुत सारी मांगे निवेश के रूप में, पर्यावरण से बहुत सारी मांगे पर्यावरण से उठती हैं।
बहुत सारी मांगे पर्यावरण से उठती हैं और व्यवस्था उसे आधिकारिक आवंटन के रूप में स्वीकार कर लेता है। निवेश के लिए मांग और समर्थन दो मुख्य तत्व होते हैं, इसलिए आपको आएगा कि इसके लिए दो तत्व कौन है, तो डिमांड एंड सपोर्ट इसका दो मूल तत्व होता है। मांग और समर्थन होता है वह मांग अधिक शक्तिशाली होती है जिसके पीछे समर्थन अधिक होता है, और वह मांग कमजोर होती है जिसके पीछे समर्थन अधिक नहीं पाया जाता। मांग जनता की वह अपेक्षा है जिसे जनता के द्वारा शासक वर्ग के समक्ष आधिकारिक आवंटन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। माने आपको अगर यह बात पूछा जाता है कि डेविड स्टन के द्वारा मांग को किस रूप में परिभाषित किया गया, तो मांग जनता की वह अपेक्षा है जिसे जनता के द्वारा शासक वर्ग के समक्ष आधिकारिक आवंटन के लिए प्रस्तुत करते हैं। मांग के लिए जो दबाव होता है उसको क्या कहा जाता है? मांग के लिए जो दबाव होता है उसको समर्थन कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा सरकार के ऊपर दबाव डालकर मांग को पूरा करवाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि समर्थन के बगैर मांग न तो औचित्य पूर्ण हो पाती है और न ही राजनीतिक व्यवस्था और शासक वर्ग के द्वारा ऐसी मांग के ऊपर कोई ध्यान दिया जाता है, और ये मांग गेट कीपिंग या दरवाजे के आने से पहले ही दम तोड़ देती है। इसलिए मांग के लिए अधिकाधिक समर्थन या सरकार के ऊपर दबाव का पाया जाना आवश्यक होता है। इसलिए सशक्त मांग के लिए सशक्त समर्थन का होना उतना ही अधिक आवश्यक होता है। डेविड स्टन के द्वारा निम्नलिखित प्रकार के मांगों का उल्लेख भी किया गया। जो मांगे डेविड स्टन के द्वारा उल्लिखित रूप में बतलाया गया है वे मांगे हैं सेवाओं और वस्तुओं का वितरण करना। सरकार के द्वारा अपने समाज और राज्य के संचालन और सरकार के संचालन के लिए सेवाओं और वस्तुओं के वितरण का प्रयोग किया जाता है, और इन सेवाओं और वस्तुओं के वितरण की मांग में किन मांगों और किन सेवाओं को प्राथमिकता के रूप में लागू किया जाए, इसके लिए जनता उनके समक्ष अपनी मांग को रखती है। सरकार के द्वारा उसी पर निर्णय लिया जाता है। अगला आता है व्यक्ति के व्यवहार नियंत्रण की मांग। अगला इसमें बनता है कि राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की मांग। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक बार सहभागिता की मांग जनता के द्वारा की जाती है, और सरकार के द्वारा उस मांग और समर्थन को ध्यान में रखकर आउटपुट के रूप में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। आपने अगर इसका उदाहरण देखा होगा राजनीतिक सहभागिता के रूप में, तो लोकसभा और विधानसभा में जो महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया गया है एक अधिनियम के आरूप बनाने के दिशा में, वह राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की बात थी, जिसके लिए लंबे अरसे से या महिलाओं के द्वारा यह मांग की जा रही थी। एक बड़ा प्रबुद्ध वर्ग इसके लिए अपना सपोर्ट कर रहा था, और अंततः वह आउटकम के रूप में या आउटपुट के रूप में सरकार के द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और एक अधिनियम का आकार दिया गया। संचार और सूचना की मांग होती है। जनता के द्वारा इस बात की भी मांग की जाती है कि हम अपनी बात को और सरकार के द्वारा किए जाने कार्यक्रमों की सूचना हमारे तक पहुंचे, इसकी भी मांग की जाती। डेविड स्टन के द्वारा कहा गया कि मांग और समर्थन को अलग अलग न देखकर एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि समर्थन ही क्योंकि अनेक लोग क्या समझ बैठते हैं कि मांग और समर्थन अलग अलग है,
जबकि मांग के पीछे समर्थन का पाया जाना आवश्यक है। समर्थन जितना तेज होता है वह मांग उतनी ही सशक्त होती है। इसलिए समर्थन मांग को सशक्त, प्रभावी और ऊर्जावान बना देता है। डेविड स्टन के द्वारा निम्नलिखित प्रकार के समर्थन का भी उल्लेख किया गया। आपको आएगा कि किन किन मांगों का उल्लेख डेविड स्टन ने किया था, और बाद में आपको आएगा कि उस मांग के लिए कौन कौन से समर्थन की बात भी डेविड स्टन के द्वारा किया गया। तो पहला समर्थन है, इसको भौतिक समर्थन कहा जाता है। भौतिक समर्थन माने वह समर्थन है किसी भी सरकार के द्वारा अपनी जिस भी कार्यक्रम और योजना को रूपांतरित किया जाता है, या जो जनता के द्वारा उसको सरकार के ऊपर लागू करने के लिए दबाव बनाया जाता है, उसका भौतिक समर्थन करना, अर्थात आंदोलन इत्यादि, धरना प्रदर्शन में भाग लेना। अगला आता है कानून के आज्ञा का पालन करना। इसके लिए यह आवश्यक है कि अपने समर्थन की संपूर्ण प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से लागू करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए। राजनीतिक क्रियाओं में सहभागिता का समर्थन, जितने भी दबाव समूह होते हैं या राजनीतिक दलों के ऊपर उन दबाव समूहों के द्वारा जो दबाव बनाया जाता है उसमें भाग लेने को कहा जाता है कि राजनीतिक क्रियाओं में सहभागिता से भी सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है। अगला है सांकेतिक समर्थन होता है। इसका प्रभाव मांग के ऊपर बहुत अधिक नहीं होता है, परंतु फिर भी यह एक प्रकार से मांग को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका को अदा करता। निवेश के पश्चात जो अन्य बात आती है उसको कहा जाता है रूपांतरण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। जब निवेश हो जाता है तब निवेश के पश्चात मांग के रूपांतरण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, और इस प्रक्रिया में आधिकारिक सत्ता के द्वारा मांगों को या तो स्वीकार किया जाता है या मांगों को अस्वीकार कर दिया जाता है। रूपांतरण की प्रक्रिया निवेश के पश्चात ही प्रारंभ होती है, जिसमें जिन विकल्पों पर सरकार के द्वारा या राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा विचार किया जाता है वह है मांगों को या तो स्वीकार करना, या तो मांगों को अस्वीकार करना, या मांगों में संशोधन को प्रस्तावित करना। कई प्रकार के मांगों को मिला करके उसे एक मांग का आकार भी प्रदान कर दिया जाता है। रूपांतरण की यह प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी प्रकार की मांगों को एक साथ पूरा करना न तो संभव हो पाता है और न ही यह तार्किक ही होता है, क्योंकि सभी प्रकार की मांगों को पूरा करने से राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर अतिभार की संभावना बन जाती है। इसलिए अतिभार से बचने के लिए डेविड स्टन के द्वारा जिस एक अन्य शब्दावली का प्रयोग किया गया उसको गेट कीपिंग या छन्ना कहा जाता है। उसको गेट कीपिंग या छन्ना कहा जाता है कि यह गेट कीपिंग या छन्ने का प्रयोग होता है। डेविड स्टन ने इस बात के लिए कहा कि राजनीतिक व्यवस्था में अनियंत्रित मांगे प्रवेश न कर पाए, इसलिए गेट कीपिंग का सशक्त होना या राजनीतिक व्यवस्था से पूर्व गेट कीपिंग का प्रावधान किया जाना आवश्यक होता है, ताकि राजनीतिक व्यवस्था को अतिभार से या ओवरलोडिंग से बचाया जा सके। राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा कुछ ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक मानकों का निर्माण किया जाता है जिसके प्रतिकूल मांग को अस्वीकार कर देते हैं। देखिए, बात यहाँ पर यह है कि किन मांगों को सरकार के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा और किन मांगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसका
स्वीकारोक्ति होगी और किसको अस्वीकार किया जाएगा या किसमें संशोधन किया जाएगा, किसको मिला करके एक बनाया जाएगा, इन सब बातों के संदर्भ में अगर बात किया जाता है तो कुछ ऐसे मानक का निर्धारण सरकार के द्वारा या राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा करना आवश्यक होता है और उन मानकों के पालन से इस बात की संभावना बनी रहती है कि राजनीतिक व्यवस्था एक शक्तिशाली रूप में काम करता रहेगा। देखिए, जब निवेश हो जाता है, निवेश में मांग और समर्थन हो जाता है, मांग समर्थन के पश्चात रूपांतरण की प्रक्रिया हो जाती है, तब एक अगली शब्दावली का प्रयोग इनके द्वारा किया गया और उस अगली शब्दावली को निर्गत या आउटपुट कहा जाता है। निर्गत या आउटपुट राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है। स्टर्न के अनुसार व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गई मांग पर जब राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा कोई आधिकारिक निर्णय किया जाता है, आपने इसके पहले यह बात पढ़ा कि राजनीतिक व्यवस्था को डेविड स्टर्न के द्वारा किस रूप में परिभाषित किया गया है कि यह आधिकारिक मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन कहलाता है। तो आधिकारिक निर्णय राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ही लिया जाता है, तब उसे निर्गत कहते हैं। कोई भी निर्गत जब हो जाता है, आउटपुट हो जाता है, अधिनियम का निर्माण हो जाता है या कानून बन जाता है, तो वह बाध्यकारी होता है क्योंकि उसका निर्माण सरकार के द्वारा संप्रभु शक्ति का इस्तेमाल करके किया गया। डेविड स्टर्न के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संपूर्ण वृत्त को पूरा करने के लिए एक अन्य शब्दावली का प्रयोग किया गया है जिसको पुनर्निवेशन या फीडबैकिंग कहा जाता है। एक कंप्लीट वृत्त को अगर पूरा करना है तो पुनर्निवेशन या फीडबैकिंग कहते हैं। फीडबैकिंग या रूपांतरण के पश्चात पुनर्निवेशन, जैसा कि शब्द से आपको लग रहा है कि यह पुनर्निवेशन क्या होता है। पुनर्निवेशन माने निवेश की प्रक्रिया में पुनः एक बार आ जाना। इसका आशय यह है कि राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जिस मांग को अस्वीकार कर दिया गया, क्या वह मांग अब दोबारा निवेश के रूप में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। डेविड स्टर्न ने अपने वृत्तीय प्रणाली के अंतर्गत बतलाया कि यह पुनः एक बार निवेश की प्रक्रिया में आ सकती है और निवेश की प्रक्रिया में लाने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रिया निरंतर गतिशील बनी रहे। इसलिए इसको पुनर्निवेशन कहते हैं। अर्थात पुनर्निवेशन वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था को निरंतरता और गतिशीलता प्राप्त होती है। स्टर्न के द्वारा कहा गया कि प्रति संभरण के अंतर्गत अस्वीकृत मांगे, प्रति संभरण के अंतर्गत अस्वीकृत मांगे क्या होती हैं। अस्वीकृत मांगे पुनः निवेश की प्रक्रिया में आ जाती हैं, इसीलिए इसे पुनर्निवेशन कहा गया है और भविष्य में उन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिए निर्गत का स्वरूप प्रदान किया जाता है। डेविड स्टर्न के द्वारा प्रस्तुत व्यवस्थावादी दृष्टिकोण की जो व्याख्या की गई उसके अंतर्गत निवेश, निर्गत, निवेश के अंतर्गत मांग और समर्थन, रूपांतरण की प्रक्रिया, निर्गत और पुनर्निवेशन, ये इतनी शब्दावलियों का प्रयोग पर्यावरण के संदर्भ में किया गया। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि डेविड स्टर्न के द्वारा जिस व्यवस्थावादी दृष्टिकोण की बात की गई, उसके कौन कौन से बेनिफिट है या उसका लाभ क्या है, उसका महत्व क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि यह परंपरावादी दृष्टिकोण का खंडन करता है, प्रतिक्रिया है। इसलिए जहाँ परंपरावादी दृष्टिकोण सीमित था वहाँ पर यह एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में सामने आता है, क्योंकि संपूर्ण पर्यावरण एवं व्यवस्था के अध्ययन को ही यह आधार बना लेता है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था में गतिशीलता का यह समर्थन करता है। डेविड स्टर्न के द्वारा पर्यावरण को, व्यापकता को
या राजनीतिक व्यवस्था के संपूर्ण परिदृश्य को आधार बनाकर राजनीति विज्ञान की जो व्याख्या की गई, इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था और राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यापकता प्राप्त हुई। डेविड स्टर्न ने जिस राजनीतिक व्यवस्था वृत्त की बात की, उसके आधार पर विकास परिवर्तन की भी भविष्यवाणी की जा सकती है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के कितनी क्षमता है, इसका भी हम मूल्यांकन इसके द्वारा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो डेविड स्टर्न के द्वारा जिस व्यवस्थावादी सिद्धांत के व्याख्या की गई, कई आधारों पर इसकी आलोचना भी की जाती है। डेविड स्टर्न के द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थावादी सिद्धांत को अगर देखा जाए तो यह मूलतः आलोचना के रूप में यह बात सामने आता है कि यह मूलतः क्या है, एक वित्तीय प्रणाली है। यह निवेश के रूप में और यह निर्गत के रूप में यह क्या है, यह पुनर्निवेशन के रूप में न केवल गतिशील रहता है, लेकिन यह कहा जाए तो एक प्रकार से यह यथास्थिति वाद का ही समर्थन करने लगता है। इसलिए आज इसके अंतर्गत आलोचकों के द्वारा कहा गया कि किसी भी बदलाव के ऊपर इनका अध्ययन लागू नहीं होता है, क्योंकि इसी बीच में कुछ परिस्थितियां बदल जाती है। डेविड स्टर्न के द्वारा व्यवस्था शब्द को मूलतः समाजशास्त्री टालकाट पार्सन से ग्रहण किया गया, परंतु व्यवस्था को अधिक महत्व न दे करके इनके द्वारा पर्यावरण को अधिक महत्व दे दिया गया, क्योंकि इस बात को बतलाने का प्रयास किया गया कि राजनीतिक प्रणाली के ऊपर सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का गहरा असर पड़ता है। इसलिए इसकी बात करने लगे। डेविड स्टर्न ने राजनीति विज्ञान को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन बतलाया, परंतु उसका यह कथन अपूर्ण है, क्योंकि उनके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा आवंटित मूल्यों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया गया। अगला भी अगर बात देखा जाता है तो डेविड स्टर्न ने राजनीति विज्ञान की व्याख्या में जीव विज्ञान की भारी भरकम जटिल शब्दावलियों का प्रयोग कर लिया और इसलिए तुलनात्मक राजनीति विज्ञान को एक प्रकार से जटिल शब्दावलियों के अंतर्गत उलझा करके रख दिया। इसलिए आलोचकों ने कहा कि यह सैद्धांतिक अधिक हो गया है, व्यवहारिक नहीं, क्योंकि कोई भी सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास या अर्थशास्त्र कोई भी ऐसा विषय है तो वह मूलतः सामाजिक मूल्यों से सरोकार रखता है, इसलिए उसका व्यवहारिक होना आवश्यक होता है। डेविड स्टर्न के द्वारा व्यवस्था विश्लेषण निरंतरता एवं गतिशीलता को ही अधिक महत्व देता है, जिसके कारण यह अध्ययन पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका के ऊपर तो लागू होगा, लेकिन विकासशील या साम्यवादी देशों पर इसका निष्कर्ष सही नहीं बैठता। इसलिए डेविड स्टर्न के आलोचना की गई, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण क्या होता है इसको भी परिभाषित नहीं किया। यह बात बतलाया गया कि डेविड स्टर्न का मॉडल पश्चिमी विशेष करके केवल अमेरिकन राजनीति विज्ञान को ही अपना आधार बनाता है। इसलिए अगर देखा जाए तो यह विकासशील देशों के ऊपर और साम्यवादी देशों के ऊपर इनका निष्कर्ष ये यथार्थ रूप में लागू नहीं हो पाता। इस आधार पर आलोचना की गई, बट आलोचना और इसके महत्व दोनों को अगर हम लोग देखते हैं तो निष्कर्ष के रूप में आपको यह बात समझ में आया होगा कि डेविड स्टर्न पहला ऐसा चिंतक बनता है परंपरावादी उपागम के पश्चात आधुनिक उपागम के अंतर्गत, जिसके द्वारा तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के व्यापक अध्ययन को अपने विचार का आधार बनाया जाता है और इसको वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन के लिए विषय वस्तु के रूप में चुना जाता है और
परिणाम इसका यह निकलता है कि अब राजनीति विज्ञान और तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक व्यापक अध्ययन के रूप में देखा जाने लगा। ये बात थे हम लोग के डेविड स्टन के राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में। अगला इसमें आता है आमंड और पावेल का। अब एक दूसरा उपागम आएगा तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का, जिसको संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम कहते हैं। डेविड स्टन के पश्चात इसी क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास आमंड और पावेल के द्वारा अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत किया गया। ये बात हम लोग अपने कल की क्लास में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।